आदरणीय सभापति जी, प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 पर आज माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी, के.जी. माधव जी, राहुल शिवाले जी, महताब जी, इम्तियाज जलील जी, गणेश सिंह जी, रमेश बिदूड़ी जी, बीबी महतो जी, रामकृपाल यादव जी, जुगल किशोर जी और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी ने बड़े विस्तार में अपने बात रखी, सुझाव दिए, एक आधे ने कटाक्ष भी किया होगा। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये विधेयक क्या करने वाला है? कॉलोनियल माइंडसेट और क्रिमिनलिटी, इससे छुटकारा दिलाने वाला है और डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, ये आपको देने वाला है। यानी कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिलेगी, उस समय के बने कानून से मुक्ति मिलेगी और जो छोटे छोटी गलतियों पर भी जेल जाने का डर रहता था या जेल डाल दिया जाता था, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि अब वो डर भी चला गया, वो छोटी गलती पर जेल नहीं जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा इस पे वो अंतर। उस समय के कानून के हिसाब से दबाने का काम किया जाता था, अब आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। उस समय अंकुश लगाए जाते थे, आज अवसर देने का काम किया जा रहा है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। विकसित भारत 2047 तक बने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है और जन भागीदारी से इसको जन आंदोलन बनाने के लिए एक प्रयास किया है। उसी दिशा में हमारा मानना है, सरकार का, मोदी सरकार का मानना है कि लोकतंत्र में मीडिया का एक बहुत अहम रोल है और मीडिया स्वतंत्र भी रहना चाहिए, उनको अवसर भी मिलने चाहिए और उनको दबाने का कोई काम नहीं करना चाहिए। जब इनको दबाने का, कुचलने का काम अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस के जमाने तक किया गया, तब भी कोई खड़ा हुआ था तो उस समय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के आज के नेताओं तक, इनकी पूर्व की 2004 से 2014 तक की सरकार में भी एक प्रयास किया गया था कि जो ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या जो आईटी एथिक्स कोड, उसके माध्यम से भी दबाने का प्रयास किया। जब इसके खिलाफ जनता खड़ी और हम लोग विपक्ष में तो उस समय खड़े हुए, तब वो लोग पीछे हटे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि यहां पर ये जो पीआरबी एक्ट है, ये 1867 का है। अंग्रेज चले गए, अपनी सोच छोड़ गए। यानी कि 1867 में जो हुआ था वो एक सोच थी कि कैसे ये जो स्वतंत्रता संग्राम में लोग जुड़े हैं वो अपना समाचार पत्र ना शुरू कर सके, तो उनको डीएम के पास जाना पड़ता, जहां चक्कर काटने पड़ते थे। जेल की सजा भी इसलिए उसमें रखी गई थी। लेकिन आजाद भारत में चक्कर काटने का काम नहीं, केवल बटन दबाकर डिजिटल इंडिया के प्रयोग से ये आगे बढ़ाने का काम। माननीय सभापति जी, देखिए होता क्या था। 8 स्टेप्स थे इसके। पहले डीएम के पास जाओ, टाइटल वेरिफिकेशन कराओ, कई महीने के बाद डीएम के पास तो 3600 काम है, वो कहां सब समय। जब कई महीने इस पे लगते थे तो उसके बाद कभी आरएनआई का नंबर आता था, फिर वो टाइटल की वेरिफिकेशन करता था, फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए वापस नीचे जाए। 8 ऐसे पहलू थे। अब 8 नहीं, एक ही बार आपको डीएम के पास नहीं, आपको आरएनआई के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और डीएम को उसकी कॉपी करनी। 60 दिन के अंदर अगर डीएम ने जवाब नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सभापति जी, 60 दिन के बाद उसको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, टाइटल मिल जाएगा, सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये मोदी सरकार ने करके दिया है। जलील साहब, आपने 24 साल पत्रकारिता तो की, पर मुझे नहीं पता आपने कितनी बार अखबार या कोई पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए। अगर गए होंगे तो कई साल इंतजार करना पड़ा होगा। एक नया समाचार पत्र पत्रिका निकालिए, 2 महीने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये मोदी सरकार की गारंटी है। और मुझे नहीं समझ आता ये किस दुनिया में और कौन वो लोग हैं जो इस बिल की आलोचना करते हैं। ये शायद कांग्रेस के वही समर्थक हैं जिनको दफ्तरों के चक्कर लगवाने में आनंद आता था, जिनको इंस्पेक्टर राज में आनंद आता था। सभापति जी, एक प्रयास 2011 में भी किया गया और 2011 में जो किया गया वो
जो 1867 का बिल था उसी की तर्ज पर वो था, यानी कि जो अंग्रेजों की सोच थी वही कांग्रेस लेकर चली थी। वो गुलामी की मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पाए। वो भी डीएम के माध्यम से सजा देने के पक्ष में ही थे। वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई अपना जर्नल भी निकालता है तो उसकी अनुमति भी 2011 के बिल के हिसाब से लेनी पड़ती, लेकिन आज वो नहीं करना पड़ेगा। और जो आपने एक बुक की बात इसके बीच में कही थी, मैं इतना कह दूं, उस समय बुक को भी इसके अधीन लिया गया था, लेकिन हमने बुक ट्रस्ट, क्योंकि हमने एचआरडी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, हमने इसमें से उसको निकाल दिया है। उनको बुक छपवाने के लिए, परमिशन लेने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। ये केवल समाचार पत्र और पत्रिकाओं तक ही हमने इसको सीमित किया है। इसको स्मार्ट, सिंपल एंड साइमल्टेनियस ये किया है ताकि सरल भी है, समांतर भी है। ये हमारी सरकार ने करके दिया है। दूसरा, उसमें रेड टेपिज्म को बढ़ावा मिलता था, बार बार चक्कर लगते थे। हमने मोदी सरकार के ध्येय मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके माध्यम से उसको बल दिया है। उसमें माइनर ऑफेंस देने करने पर भी, जो 2011 में यूपीए सरकार का बिल था उसमें जेल का प्रावधान था, लेकिन सभापति जी हमने इसमें से वो 5 के 5 वो प्रावधान निकाल दिए। केवल एक रखा है, वो भी एक वो रखा है जहां पर आपने बगैर अनुमति के समाचार पत्र या पत्रिका शुरू कर दी, और उसमें भी हमने आपको 6 महीने का समय दिया। हम आपको नोटिस देंगे कि आप इसको बंद कर दो, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। 6 महीने के बाद भी अगर वो नहीं करता है तब तो बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसमें एक बात मैं और कहूं, उसमें कहा है कि कोई गैर कानूनी, मेघवाल जी, कोई गैर कानूनी करता होगा या आतंकवादी कोई गैर कानूनी कार्रवाई में शामिल होगा या आतंकवादी कार्रवाई में शामिल होगा तो उसको समाचार पत्र चलाने की या पत्रिका चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब जलील साहब, आप इस विरोध क्यों है? मैं तो इसमें इम्तियाज भाई ये कहना चाहता हूं, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है उसको अखबार नहीं चलानी चाहिए, उसको जेल में चक्की पीसनी चाहिए। उसको अधिकार ही नहीं अखबार चलाने का। और एक पहले था कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बार बार आपको वहां पर डिक्लेरेशन फाइल करनी होती थी। हमने वो प्रावधान भी खत्म कर दिया। आप ऑनलाइन जाकर आप उसको अपना डिक्लेरेशन भेज दीजिए और आप RNA के सामने भी ऐसे कीजिए। आदरणीय सभापति जी, 2011 के कांग्रेस के बिल में ना उनके पास दिल था और बिल में भी कमियां ही थी। 57 क्लॉज थे, इसमें मात्र 22 क्लॉज। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, स्मार्ट बनाया ताकि ऑनलाइन एप्लीकेशन जाए, आपको इसको चक्कर ना दफ्तर के काटने पड़े। हमने उससे बचाया है। अब आपको प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए भी बार बार डीएम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको ऑनलाइन इंटीमेशन देनी है, आपको कहीं भागना नहीं, आपको केवल ऑनलाइन इंटीमेशन देनी है। नहीं तो डीसी और डीएम ही आपके चक्कर कटवाते रहते थे। कांग्रेस के समय काम था अटकाना, लटकाना और भटकाना, और कई बार राहुल गांधी का बस चले तो फाड़ भी जाना। यानी कि उन्होंने तो अपनी सरकार में ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम किया था। और 2011 में कितने साल लगाए उन्होंने, 2004 से 14 तक ये बिल ही नहीं ला पाए। ये मोदी सरकार की प्रतिबद्धता थी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहते हैं कि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, धक्के ना खाएं, उनको अवसर मिले। वो अवसर देने के लिए बिल हमारी सरकार लेकर आई है ताकि कहीं धक्के ना खाने पड़े। इसलिए इम्तियाज जलील साहब, आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो आप दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो कहते हैं कि धक्के खाने पड़ेंगे, यहां तो अवसर देने का काम हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैंने पहले भी कहा, हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे एक नहीं अनेक ऐसे भारत नागरिक सुरक्षा संहिता बिल की मैं बात करूं, ये पिछले दिन ही देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह लेकर आए, 3 बिल लेकर आए।
जिन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और इन सबको साइड पे करके नए भारत के नए कानून लाने का काम किया है, जो विकसित भारत बनाने की दिशा में बहुत सहयोग करेंगे। लेकिन मैं आप सबके सामने, सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं। ये जो सीआरपीसी था, इसका नाम ही ऐसा था कि क्रिमिनल प्रोसीजर, तो उसमें ही दिखता था कि आपको पहले ही वो क्रिमिनल मानते थे। अंग्रेजों की मानसिकता तो हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार की वो मानसिकता नहीं है। मोदी सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात की, नागरिकों को सुरक्षा देने की बात। यही बड़ा सोच का अंतर है। यह केवल सोच का ही अंतर नहीं, सुविधाएं देने का और अच्छे कानून देने का अंतर भी है। पिनल कोड का भी उसी दिशा में, पीपी चौधरी साहब ठीक करें, बड़े वकील हैं, उसमें भी न्याय दिलाने की बात कही गई, दंड देने की बात नहीं कही गई। और वहां पर भी गृह मंत्रालय ने अगर वो बिल लाए तो दंड से दूर हटकर न्याय दिलाने की बात कही। इसमें भी आपके चक्कर कटाने की बजाय आपको अवसर देने की बात कही गई है। मैं दूसरी कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। पहले विदाउट परमिशन प्रेस चला दो तो उसमें भी आपको जेल जाने की था। अब हमने बहुत कर दिया है कि प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर को जैसे इंटीमेशन देनी है, अवसर देना है, 6 महीने का समय दिया जाएगा। अगर उस पर नहीं करता तब जेल का काम होगा। और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का हमने काम किया, और उसमें भी मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें एंटरप्रेन्योर ज्यादा बढ़ेंगे, उद्यमी को ज्यादा बल मिलेगा। न्यूज़पेपर चालू करने के लिए पीआरबी के जो 8 स्टेप थे उसको 1 कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। और यही नहीं, डिजिटल इंडिया का बढ़ावा देते हमने इसको और अवसर देने का काम किया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आरएनए के पास ऑनलाइन इसको सुविधाएं देने का काम किया है। ऐसे ही जिस प्रक्रिया में पहले 2 साल से 3 साल लग जाते थे, अब केवल 2 से 3 महीने का समय ही रह जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मैं अपनी ही सरकार की बात करूं तो हमने लगभग 39,000 कंप्लायंस का बर्डन कम किया। 39,000, जो 63,000 कंप्लायंस है उसमें से 39,000 हमने कम कर दिए, खत्म कर दिए। इसी तरह से 3400 ऐसे लीगल प्रोविजन जिसमें जेल जाने का प्रावधान था, उसको भी डीक्रिमिनलाइज करने का काम देश में किसी एक सरकार ने आज तक किया है तो उसका नाम है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने किया है। और 1500 कानूनों को रिपील करने का काम भी किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ही किया है। 4 नए लेबर कोड भी हम लोग लेकर आए, तो वहीं पर ऐसा जन विश्वास विधेयक भी लेकर आए हैं जिसके माध्यम से, क्योंकि पीपी चौधरी जी यहां पर बैठे, इन्होंने भी इसमें एक भूमिका निभाई, जहां पर कैसे हम लोग बेहतरीन बिल लाए, कैसे लोगों को उसमें अवसर मिल पाए। एक इसमें मैं कहना चाहता हूं, प्रेस फ्रीडम की बात यहां पे कुछ माननीय सांसदों ने कही। मैं आपसे पूछता हूं, अंग्रेजों के समय क्या प्रेस फ्रीडम था? नहीं था। अब गुलामी के समय तो नहीं था, लेकिन आजादी के बाद भी 1975 में जो देश ने देखा वो आज की पीढ़ी को याद नहीं। लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं, अधिकतर पत्रकार, पत्रिका समूह के मालिक समाचार पत्र नहीं चला रहे थे, जेलों में बंद पड़े थे। और ये किसी और ने नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कहने पर किया गया, जो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ। ये कुचलने का काम इन्होंने किया था, दबाने का काम किया था। हम इसके माध्यम से, आज के बिल के माध्यम से नए लोगों को अवसर दे रहे हैं कि आप आइए, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो ना आपको अनुराग ठाकुर के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना किसी और दफ्तर के। आप केवल अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दीजिए। 2 महीने के बाद आपका सर्टिफिकेट, टाइटल वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन होकर आपके पास देने का काम ये मोदी की गारंटी इस कानून के माध्यम से कर दिया है। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1,64,000 से ज्यादा हमारे यहां पर टाइटल वेरीफाई आज तक किए जा चुके हैं। अगर पूरे आंकड़े आपको देने हो तो मैंने वो पेपर यहीं पे रखा है। आज तक जो कुल मिला के टाइटल वेरीफाइड हुए हैं, टाइटल वेरीफाई जो हुए हैं वो लगभग 1,66,087 हुए हैं, जो
पब्लिकेशन रजिस्टर आज तक हुई है वो 1,39,907 है, यानी कि लगभग 1.5 लाख पब्लिकेशन। और टाइटल वेरीफाइड पर मंथ, प्रति महीने एवरेज कितना, अगर मैं पिछले 4 महीनों की बात करूं तो 314 टाइटल हम वेरीफाई कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रति महीना कितने मिल रहे हैं, वो 210, ये एवरेज पिछले 4 महीनों की मैं आपको बता रहा हूं। डिफंक्ट पब्लिकेशन देश में कितनी है, जिन्होंने टाइटल तो लिया है, अखबार का लाइसेंस तो लिया है, लेकिन चलती नहीं है, और ना ही सालाना जो इनको अपना एक फाइल करना होता है अपने पेपर्स, वो भी नहीं करती, तो वो है 1,04,402। और पब्लिकेशन रीएक्टिवेटेड जो डीएम के आदेशों के बाद, कंफर्मेशन के बाद है, वो 1128 है। पब्लिकेशन कैंसिल जो की गई वो लगभग 136 है। दूसरा, माननीय सभापति जी, ये डेटा मैंने इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे सांसदों के मन में था कि अखबारें चलती कितनी, पत्रिकाएं चलती कितनी हैं। एक ये आया था बीच में सवाल कि अगर कोई विदेशी पत्रिका आती है, उसका एडिशन भारत में निकालना तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके प्रकाशन से पहले भारत सरकार की अनुमति चाहिए, और वो लेंगे तो आपको उसकी परमिशन मिल जाएगी। एक इम्तियाज जी ने कहा कि स्थानीय भाषाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एक बात सभापति जी आपको स्पष्ट कर दूं, इस सरकार में पहली बार आजादी के बाद शायद ये हुआ होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्थानीय भाषाओं को जो महत्व दिया तो मोदी सरकार ने दिया है, और ये मोदी सरकार की गारंटी पर ही आज मेडिकल शिक्षा से लेकर इंजीनियरिंग शिक्षा तक आज देश के अलग अलग राज्यों ने शुरू कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों के मैं उदाहरण आपके सामने दे सकता हूं। लेकिन कई लोगों को आलोचना ही करनी तो करेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, ये कहा गया कि कितनी बार जुर्म करे तो उसके बाद आप क्या करने वाले हो। फाइनेंशियल पेनल्टी की बात करें तो इस विधेयक के माध्यम से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को किसी भी पब्लिकेशन के ऊपर न्यायोचित कार्रवाई करते हुए 5 लाख तक जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है। सबसे पहले 10,000 से लेकर 20,000 तक लगाने का प्रावधान है, और बार बार डिफॉल्ट करे तो लगभग 2 लाख रुपए का उस पर जुर्माना लगेगा, और एक्सट्रीम केस में जाके 5 लाख का प्रावधान किया है। और जो ऐसे 5-6 दंड देने वाले इसमें प्रावधान थे जिसमें जेल जाने का, हमने वो हटा दिया है, और उसमें केवल एक में ही रखा गया है। अगर कोई पब्लिकेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन दे या रिप्रेजेंटेशन करे, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करे तो क्या होगा, तो उसका लाइसेंस और जो अहम जानकारी को तथ्य छुपाता है, यानी कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है और तथ्य भी छुपाता है, तो प्रेस रजिस्ट्रार ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाओं के ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। इसमें एक और पूछा कि अगर उसने डेली न्यूज़पेपर का लाइसेंस लिया है, अगर अध्यक्ष वो 50% से कम दिन पब्लिश्ड पेपर करता है तो उसको बंद करने का इसमें प्रावधान है, उसको नोटिस दिया जाएगा। अगर वो रोज नहीं छापता तो उसको बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से आपने कहा कि फोर्टनाइट पर अगर कोई छापता है, किसी ने कहा कि हम 15 दिन में एक बार अखबार छापेंगे या पत्रिका लाएंगे, और वो नहीं करता है, तो अध्यक्ष जी उसको भी नोटिस देने के बाद सस्पेंड और बाद में कैंसिल करने का प्रावधान इसमें दिया गया है। अगर पब्लिशर 2 साल तक, 2 साल बहुत लंबा समय होता है, उसको एनुअल स्टेटमेंट अगर नहीं देता है तो 2 साल के बाद भी उसको नोटिस जाता है, सस्पेंड किया जाता है। अगर फिर भी नहीं करता है तो उसके बाद उसको कैंसिलेशन करने का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें एक और आया था कि एक नाम एक राज्य में हो और उसी नाम का कोई मिलता जुलता दूसरी भाषा में उस राज्य में हो। अब एक राज्य में एक नाम से पब्लिकेशन चल रहा है और उसी नाम से दूसरे राज्य में भी किसी अन्य भाषा में दूसरा पब्लिकेशन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल उनमें से एक पब्लिकेशन को नियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए बंद कर सकता है अथवा उसे दूसरे नाम से पब्लिकेशन छपाने को कह सकता है। ये मैंने कुछ बातों के उत्तर दिए। अभी बहुत सारे और आपके इसमें प्रश्न आए थे, जिसमें स्मॉल पेपर्स की मशरूम की बात की। मैं कहता हूं अध्यक्ष जी,
छोटा हो बड़ा हो, आज देखिए एक छोटे से छोटा समाचार पत्र भी कोई खबर अच्छी छापता है तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से देश भर में एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। ये अवसर देने वाली सरकार है, अंकुश लगाने वाली नहीं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सर्कुलेशन फिगर अगर कोई गलत देता है तो एनुअल स्टेटमेंट भी अगर उसमें गलत देता है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है 30 दिन से लेकर 180 दिन तक, निशिकांत दुबे जी ने पूछा था। और अगर उसको किसी एपिलेट अथॉरिटी के पास जाना है तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एपिलेट बोर्ड के पास जा सकता है, जिसमें हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन, उसकी अध्यक्ष और 2 मेंबर उसके सदस्य होंगे। आपने कहा कि महिला को इसका भी सदस्य होना चाहिए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष एक रिटायर्ड जज एक महिला ही है, तो महिला सशक्तिकरण की बात न केवल सरकार करती है बल्कि करके भी दिखाती है। इसी तरह से नारी शक्ति वंदन बिल भी हमारी ही सरकार ने पास किया, जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई। 33% आरक्षण विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मोदी सरकार ने देने का काम किया। आपने कहा कि डिजिटल न्यूज में, माधव जी ने कहा कि अगर कोई गलत करता है तो कहां पे आपके पास कानून कोई नहीं। इम्तियाज साहब आपका भी यही था, लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूं डिजिटल व्यवस्था बिल्कुल अलग है और डिजिटल न्यूज ये जो कवर करते हैं हम, ये आईटी रूल्स 2021 के सेक्शन, ये जो आईटी एक्ट 2021 उसके अंतर्गत हम इसको कवर करते हैं। कोई भी कंटेंट आपका ऑनलाइन पब्लिश होगा तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उसको कवर किया गया है। और जहां तक आपने फेक न्यूज की बात कही, अध्यक्ष जी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मोदी सरकार ने 2019 में ये कदम उठा लिया था। फैक्ट न्यूज चेक करने के लिए एक डिवीजन वहां पे पीआईबी में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में बनाया गया है। जैसे ही सरकार से जुड़ी हुई कोई गलत खबर दिखती है हम उसको वेरीफाई करते हैं और फेक न्यूज का ठप्पा लगाकर ऑनलाइन डाल देते हैं। हमारी सरकार ने करके दिया है। इसके अलावा राहुल शिवाले जी ने मीडिया, समाचार पत्र चलाने वाले हमारे ऐसे भाइयों के खिलाफ अगर एट्रोसिटीज हों, उनके खिलाफ कोई हमले किए गए हों, आपने बड़ी गंभीर प्रश्न पूछा है। अध्यक्ष जी मुझे कहते हो आज सुबह राज्यसभा में भी इसी तरह से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था और पूछने वाली वहां पे, क्योंकि उस हाउस की चर्चा यहां पे नहीं कर रहा, लेकिन अब मैं एक राज्य बंगाल की ही बात करूं, क्योंकि कानून व्यवस्था एक राज्य का विषय है और राज्य को ही हमारे पत्रकार भाइयों को, बहनों को सुरक्षा मुहैया करवानी है। लेकिन गृह मंत्रालय ने 20 अक्टूबर 2017 को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था, और उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी ही देश के गृह मंत्री थे, आज हम सबके बीच में भी, इन्होंने एडवाइजरी उस समय जारी की थी कि जितने पत्रकार हैं उनको सुरक्षित वातावरण वहां पर देना चाहिए ताकि उनको लिखने की स्वतंत्रता हो ही, पर सुरक्षित वातावरण भी देना चाहिए। यह एडवाइजरी किसी और ने नहीं, मोदी सरकार में उस समय भी माननीय राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्री के नाते किया। पीआईबी, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने भी समय समय पर कहा, और हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी सुओ मोटो ऐसे केसेस को लिया है और उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम भी किया। अगर मैं उदाहरण तौर पर कहूं तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव से पहले, चुनाव के बाद अनेकों ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां ये जर्नलिस्ट पीटे भी गए, उनको नील भी पड़ गए, कईयों की इंजरी भी गंभीर हो गई। सही बात है अध्यक्ष जी, कुछ सांसद पश्चिम बंगाल के कहते हैं केरल की भी ऐसी कुछ स्थिति, कुछ और राज्यों की भी ऐसी स्थिति। तो मैं राज्य वाइज ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन ये कहूंगा सुरक्षा मुहैया कराना, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति राज्य की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे। कईयों ने तो रेड करवा दी, फर्जी मुकदमे कर दिए पत्रकारों पर और पत्रिकाओं पर। ऐसा लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए, इसमें देश की छवि भी खराब होती है और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो मेरा सभी राज्यों से अनुरोध है, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाएं, हमारे मीडिया के मित्रों को सुविधाएं दें, सुरक्षित वातावरण दें। जैसे मोदी सरकार ने मदद की है, कोविड के समय भी अगर किसी की मृत्यु हो गई तो 5 लाख रुपए की मदद देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है और हम आगे भी करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है हमारे मीडिया के भाइयों और बहनों के प्रति। मैं
मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आदरणीय महताब जी ने कही, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, समाचार पत्र भी चलाते हैं। ये हमने केबल टेलीविजन नेटवर्क के अंतर्गत जो चैनल्स हैं उनको कवर किया है, उनके कंटेंट को, और जो बाकी ऑनलाइन न्यूज़ है उसको हमने आईटी रूल्स के अंतर्गत उसको किया है। और इसको भी जो केबल टेलीविजन नेटवर्क का है वो 3 टियर सर प्रोग्राम, 3 टियर इसमें है। एक जो कंटेंट क्रिएट करने वाला उसके लेवल पर, नहीं तो बाद में उनकी एसोसिएशन उसके लेवल पर, तीसरा जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी उसके नाम पे आता है। सोशल मीडिया के आपने थोड़ी चिंता व्यक्त की है। मैं इसमें इतना ही कहूंगा, ये उभरता हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई लोगों ने चिंता भी व्यक्त की, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि इससे बहुत छोटे छोटे जगह की खबरों को देखने और सुनने का अवसर भी मिल पाया है। बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिल पाए हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास अवसर नहीं थे उनको पत्रकार बनने का मौका भी मिल पाया है। तो इसके दोनों तरह के ही चर्चाएं सामने आती, कभी विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं, हमने इसके लिए भी अवसर दिया है कि वो ऑनलाइन रजिस्टर करें, रजिस्टर इंटीमेट करें कि वो लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। हमने एक और एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी भी इसके लिए लेकर आए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल्स के लिए, ताकि उनको भी इसमें अवसर मिल सके। दूसरा, ये जो महताब साहब ने एक और कहा कि नए फीचर क्या है बिल के, मैं इतने कहूंगा महताब साहब, अब डीएम और आरएनआई के पास एक समय ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, आरएनआई के पास सीधा ऑनलाइन करना है, और उसका एक सूचना जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी है, और 60 दिन के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जवाब नहीं देता तो उसको वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन तीनों ही हो जाएगा। डीक्रिमिनलाइजेशन, आपने इसका स्वागत किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने बिल का स्वागत किया। एनुअल स्टेटमेंट आपने कहा डिजिटली एक्सेप्ट करने के लिए, बिल्कुल किसी को अध्यक्ष किसी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, ना सर्टिफिकेट लेने के लिए, ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ना एनुअल स्टेटमेंट देने के लिए। आप अपने घर से ही, अपने दफ्तर से ही चलाइए और वहीं से एनुअल स्टेटमेंट दीजिए। चक्कर लगाना बंद, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चालू हो गया है, ये मोदी सरकार ने करके दिया है। आपने कस्टम ड्यूटी की बात कही, ये मेरे विभाग से ज्यादा वित्त मंत्रालय का विषय, मैं उनके साथ जरूर उठाऊंगा। और रमेश बिदुड़ी जी ने भी कुछ सुझाव दिए, महतो साहब जी ने कुछ सुझाव दिए, मैं उसको सुझाव के रूप में ले रहा हूं। अब जो कुछ विषय अंत में गणेश जी ने भी कुछ सुझाव दिए, भी सुझाव के रूप में ही है। गणेश जी ने कहा कि न्यूज लेटर अगर कॉलेज निकालता तो क्या। अध्यक्ष जी, न्यूज लेटर और जर्नल निकालना जब कॉलेज को वो 2011 के कांग्रेस यूपीए के बिल के समय था कि जिसमें अंग्रेजों से भी आगे कांग्रेस बढ़ गई थी, यानी कि उसमें कॉलेज में जर्नल निकालना तो उसमें भी आपको अनुमति सरकार की चाहिए, इस तरह के प्रावधान उसमें किए थे। लेकिन हमने उससे भी मुक्ति दिला दी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, इसमें इस तरह की कोई परमिशन कॉलेज को नहीं लेनी पड़ेगी। अब इम्तियाज साहब ने कुछ बातें कही, इसमें उन्होंने कहा कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है। आपने पहली बात तो कही अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। मैं अध्यक्ष जी बड़ी गंभीरता के साथ मोदी सरकार के एक मंत्री के नाते, इस सदन का सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूं, अगर अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस 75 साल में सबसे ज्यादा कभी मिली है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, तो मोदी सरकार में उसकी गारंटी हुई है। और ये फ्रीडम, माननीय अध्यक्ष जी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर 75 साल में किसी सरकार के समय सबसे ज्यादा है तो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, एक भी कोई कार्रवाई हमने ऐसी नहीं की है, उल्टा अवसर दिए हैं ऑनलाइन आने का। इसलिए मैंने कहा ये जो कानून है ये सिंपल, स्मार्ट, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा, आपने कहा इम्तियाज साहब की जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई। मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं,
ये बिल्कुल निराधार है। आपको जितनी आलोचना सरकार की करनी आप कर सकते हैं, व्यक्ति के रूप में भी, सदन के सदस्य के रूप में, पत्रकार के रूप में भी। कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ हमने नहीं की है, लेकिन कोई देश को तोड़ने की विचार रखता है, टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखता है, ऐसे व्यवधान खड़ा करने का काम करता है, तो कानून को जो काम करना वो अपने आप करता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। दूसरा, आपने कहा कोविड में कितने लोग मरे, आपने कहा लोग नहीं, खराब परिस्थितियां थी। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आज मुझे नहीं कहना पड़ता, ये दुनिया के बड़े बड़े समाचार पत्र जो गलत लिखते थे, गलत धारणाएं पैदा करते थे कि भारत में करोड़ों लोग मरेंगे, उनको लगता था महामारी से ज्यादा भूखमरी से मरेंगे। मैं आज पूरी अधिकार के साथ कहना चाहता हूं, अगर दुनिया में कोविड प्रबंधन की किसी देश की तारीफ की गई है तो भारत की, और भारत के नेतृत्व में मोदी जी की गई है। हमने महामारी से भी बचाया, भूखमरी से बचाया। अध्यक्ष, 220 करोड़ वैक्सीन अगर किसी देश में मुफ्त लगी पूरी दुनिया में, तो भारत में मोदी सरकार में लगी है। उसमें जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा गया। आपने इसको संप्रदाय के नाम पर ले गए, आप मजहब के नाम पर ले गए। मुझे बहुत पीड़ा हुई सुन के। हमारी सरकार में तो सबका साथ सबका विकास सोचा जाता है। हमने कभी ये नहीं कहा, आप एक कोई इंसिडेंट बताइए, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बने, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, 80 करोड़ गरीबों को अनाज मुफ्त में मिल रहा है, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की गारंटी में मिलने का वायदा हुआ है, तो किसी की जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने तो सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया। आप बिल्कुल इसमें ना जाइए। यहां पे भी जितनों को सर्टिफिकेट मिल, आपने कहा सर रिकॉर्ड चेक कराइए, आपने मजबूरी रूप देने की बात कही है, आपने मजबूरी रूप देने की बात कही, आपने कोविड में मैंने कहा कोविड के समय भी अगर किसी रिपोर्टर की मृत्यु भी हुई तो उसको 5 लाख रुपए मदद देने का काम मोदी सरकार के समय हुआ। आपने कहा अखबारों को जिंदा रखना चाहिए, मैंने कहा जिंदा के लिए हमने बढ़ाने का काम, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और बाकी कर रहे हैं। आपने कहा 1120 करोड़ रुपए, 1120 रुपए का सिलेंडर, आप गलत कह रहे हैं। जितने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 1120 नहीं 630 रुपए का सिलेंडर मिलता है, और ये मोदी की गारंटी के कारण मिल रहा है। बाकियों को 920 रुपए में मिलता है। ऐसा ही नहीं, आपने कहा डिजिटल मीडिया को तो मैंने कह ही दिया। आपके कुछ और प्रश्न थे। आपने जो मजहब की बात की, मैंने उसका भी उत्तर दे दिया। हमने पहले भी कहा कि इसको, चलिए डिबेट नहीं करिए प्रधानमंत्री जी प्लीज। नो, मैं अध्यक्ष जी इतना ही कहूंगा कि आखिरकार गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आधुनिकता से लैस, अवसरों से लैस ये बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 एक ऐसे अवसर लेकर आ रहा है जो एक बार नहीं अनेक बार अनेक लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में उद्यमी बनने का अवसर देगा, और ये बिल 1867 के बिल को हटाकर संपूर्णता भारतीय बिल है। नए भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो, उस उद्देश्य को लेकर बिल आया है। मैं आशा करता हूं जैसे आप सबने अपनी बात में समर्थन किया, आप इसको वोट में भी सर्वसम्मति से पास करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अवसर दिया।